आज हम सीखने वाले हैं कंडीशनल एग्जीक्यूशन। तो कंडीशनल एग्जीक्यूशन सीखने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। जिसमें पहली चीज़ है एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ये एक टर्म है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अ, ये टर्म बार बार अलग अलग जगह पे यूज़ हो सकती है, इसलिए एक्सप्रेशन क्या होता है ये जान लेना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर इतनी चीज़ आप याद रखोगे तो आपको एक्सप्रेशन क्या है वो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सप्रेशन वो चीज़ है जो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी सेट ऑफ कोड हो या कुछ भी हो, अगर वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो या फिर वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो एक एक्सप्रेशन है। देखो वैल्यू इटसेल्फ, जो वैल्यू है ना वो खुद भी एक एक्सप्रेशन है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वन। ओके, तो वन क्या है? एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि वन एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो वैल्यू क्या है? वन है। ठीक है, जैसे वन प्लस टू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। अगर वन प्लस टू करेंगे, अगर वन प्लस टू करते हैं तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है? थ्री। थ्री भी क्या है? एक एक्सप्रेशन बन जाता है। हेलो, ठीक है, वो स्ट्रिंग है, वो भी एक एक्सप्रेशन बन जाता है। अगर हम मल्टीपल एक्सप्रेशन को एक ही साथ मिला दें, एक ही स्टेटमेंट में रख दें, तब भी वो क्या बनेगा? एक एक्सप्रेशन बनेगा, क्योंकि फाइनली ये सब क्या करेंगे? कोई एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, और वो एक वैल्यू जो भी रिटर्न करता हो वो एक्सप्रेशन है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए यूज होते हैं। दो कोई भी वैल्यूज हो, न्यूमेरिक वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, बाकी की वैल्यू पे कंपैरिजन ऑपरेटर का कोई खास मतलब नहीं बनता, न्यूमेरिक और स्ट्रिंग पे ही खास मतलब बनता है। तो कोई नंबर बड़ा है या छोटा, या फिर दो नंबर सही है, मतलब दो नंबर सेम है या कि नहीं है, वो कंपेयर करने के लिए हम कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। जिसमें हमारे पास ये ग्रेटर देन लेस देन, मतलब ग्रेटर देन का ऑपरेटर जो, जिससे हम ये पता लगा पाएंगे कि कोई नंबर एक नंबर से बड़ा है या नहीं है। वैसे ही हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू होता है और लेस देन इक्वल टू होता है। तो इसके साथ इक्वल टू लग जाता है, इसका मतलब ग्रेटर देन हो या तो इक्वल टू। ठीक है, मतलब दोनों सेम हो या तो बड़ा हो, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। वैसे ही हमारे पास नॉट इक्वल टू है। जब हमें पता लगाना हो कि अगर दो चीज़ें सेम नहीं है तो हम नॉट इक्वल टू यूज करेंगे। हम ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आगे जाके पता लगेगा हमें। ठीक है, देखिए ये जो ग्रेटर देन ऑपरेटर है वो क्या करता है? इफ लेफ्ट ऑपरेंड, कल हमने बात की थी ऑपरेटर के क्या होते हैं? ऑपरेंड। इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट, अगर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ कोई भी ऑपरेंड बड़ा है राइट साइड में लिखे हुए ऑपरेंड से, तो इसका मतलब ये ऑपरेटर रिजल्ट करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि फाइव ग्रेटर देन सिक्स। ठीक है, फाइव सिक्स से बड़ा है या नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि फाइव सिक्स से बड़ा नहीं है, फाइव सिक्स से छोटा है। इसकी जगह में लिखता फाइव ग्रेटर देन थ्री, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और जो लॉजिकल अपने ऑपरेटर है, सॉरी लॉजिकल नहीं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना अपने सारे, वो सारे क्या रिटर्न करते हैं? बुलियन वैल्यू। कभी भी कोई कंपैरिजन ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो वो हमेशा बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने उनको एक क्वेश्चन पूछा है कि ये चीज और ये चीज के बीच का क्या कनेक्शन है बताओ, ये इससे बड़ी है, हम ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर में क्या आएगा? या तो यस आएगा या तो नो आएगा ना, उसके सिवा क्या ही चीज आ सकती है? सर वो स्ट्रिंग में कैसे यूज होगा ये कंपैरिजन ऑपरेटर? क्या बोल रहे हैं? स्ट्रिंग में कैसे यूज होता है कंपैरिजन ऑपरेटर? एक स्ट्रिंग मैंने लिखा यहाँ पे हामिद, ठीक है, और मान लो दूसरा स्ट्रिंग लिखता हूँ लोहार। अब ये दोनों की क्या है? लेंथ तो सेम ही है। ठीक है, हाँ सर। तो इसमें बड़ा छोटा कैसे डिस्कस करेंगे? अगर ये ऐसा हुआ ना तो हमें पता है सीधा सीधा कि हामिद बड़ा है, ठीक है, और लोहार छोटा है। अगर यहाँ पे भी लेंथ सेम हो जाती है तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। तो एच का कंपैरिजन होगा एल के साथ, तो एच एल से बड़ा है या छोटा है। और फाइनली बिहाइंड द सीन क्या होगा? एच का कोई आस्की कोड है, ठीक है,
यस सर। ये स्मॉल h है तो इसका ASCII कोड स्टार्ट होगा 97 से। तो 97 से लेके h का कुछ कोड बनेगा, l का ही कोई कोड बनेगा। तो फाइनली वो क्या मिलेगा, उनको नंबर्स मिलेंगे और उन दोनों के बीच वो कंपैरिजन करेंगे कि भाई h का छोटा बड़ा क्या हाल है। ठीक है, अगर h और l के बीच का कंपैरिजन करें तो l बड़ा है। तो अगर इन दोनों के बीच का कंपैरिजन करें तो ये लोहार बड़ा होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मैं यस यहाँ सर। पे ग्रेटर देन सिंबल यूज करूंगा। ठीक है, हमीद ग्रेटर देन लोहार, उसने क्या बोल दिया, फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि हमीद लोहार से छोटा है। अगर मैं यहाँ पे लेस देन ऑपरेटर का यूज करूंगा तो वो बोलेगा सही है, हमीद लोहार से छोटा है। अगर यहीं पे मैं एच की जगह जेड लिख दूँ, सॉरी स्मॉल वाला जेड लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा, जैमीद लोहार से बड़ा हो जाएगा। बिहाइंड द सीन आज की कंपेरिजन होगा। ठीक है, ओके सर। ओके। स्ट्रिंग कंपैरिजन हो सकता है ग्रेटर देन लेस देन से। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू। तो अगर मैं 5 ग्रेटर देन 5 लिखूं तो वो गलत है, 5 ग्रेटर देन 5 नहीं है। 5 लेस देन 5 लिखूं वो भी गलत है। लेकिन अब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि 5 लेस देन या इक्वल टू 5, तो क्या होगा कि सही है, इक्वल टू हो या तो ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन हो। तो इक्वल टू और लेस देन ग्रेटर देन का मिक्सर होता है। उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है, अगर मान लो कि हमें दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है कि ग्रेटर देन या इक्वल टू हो, तो हम ये भी कर सकते हैं, मतलब कुछ उसको कंजक्शन करके 5 = 5 ऐसे भी चेक करा सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बीच में और कंडीशन आता है, लेकिन उसका थोड़ा शॉर्टकट हमें दे दिया गया, ग्रेटर देन लेस देन एक ही ऑपरेटर में डाल के। ये सारे ऑपरेटर हमें काम आएंगे कहाँ पे, इफ कंडीशन के अंदर। जब हमें कोडिंग में ब्रांचिंग करनी होगी, तब हमें कुछ कंडीशन के हिसाब से आगे का एग्जीक्यूशन करना होगा, तब हमें ये ऑपरेटर काम आएंगे, कंपैरिजन वाले। ठीक है, अभी यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है वो सीधा इसलिए यूज होता है कि दो चीजें अगर सेम ना हो तो ट्रू रिटर्न करेगा। 5 = 5 ये ट्रू बोलेगा, लेकिन 5 नॉट इक्वल टू 5 फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। अगर इस साइड में कोई भी चीज रख दूं 66, उससे बड़ा रख दूं, या फिर 2 उससे छोटा रख दूं, यहाँ छोटे बड़े का मतलब नहीं है, सेम है या नहीं है वही देखा जाता है। इक्वल टू में भी बड़े छोटे का कोई मतलब नहीं है, सेम है या नहीं है वही देखा जाता है। ओके, इसके बाद एक चीज होती है टाइप कास्टिंग, या फिर टाइप कन्वर्जन बोलते हैं इसको। हमने कल बहुत सारे टाइप के डेटा टाइप को देखे, मतलब वैल्यूज हैं उनका कुछ भी टाइप हो सकता है, नंबर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हमें एक टाइप में से दूसरी टाइप में चीजों को कन्वर्ट करना है तो वहां पे टाइप कास्टिंग यूज होती है। टाइप कास्टिंग हम मैन्युअली कर सकते हैं, जैसा हमने कल एक एग्जांपल में किया था, जहाँ पे हमने कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से एक आर्ग्यूमेंट लिया था और वो क्या मिल रहा था हमें, स्ट्रिंग, और हमें काम करना था नंबर पे, तो हमने नंबर फंक्शन का यूज करके उस स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट किया था। वैसे ही स्ट्रिंग फंक्शन होता है जो किसी भी वैल्यू को, ठीक है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप इसको इंटीजर ही पास करो या फिर ट्रू पास करो, फॉल्स पास करो, कोई भी टाइप हो, स्ट्रिंग का काम क्या है, किसी भी टाइप को इनपुट में लेना है और स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है। वैसे ही बुलियन का है, वो कोई भी टाइप इनपुट में लेगा और उसका स्ट्रिंग, सॉरी उसका बुलियन बना के रिटर्न कर देगा। उसके क्या रूल्स हैं, क्या हो सकता है वहां पे, वो सब अलग चीजें हैं, तो हम कुछ चीजें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि अगर नंबर फंक्शन का मैं यूज करूँ, उसके अंदर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास करूंगा, कुछ भी नहीं लिख रहा, तो वो मुझे रिटर्न करेगा 0, वो कन्वर्ट हो जाएगा 0 नंबर में। मैं इसके अंदर कोई नंबर लिख देता हूँ सही वाला, ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा वो नंबर। ये स्ट्रिंग था, ये नंबर है, दोनों के टाइप में फर्क है। ठीक है, दोनों दिखते सेम है। अब मैं इसको अगर बोल देता हूँ हेलो, तो हेलो किसी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, नन में, नॉट अ नंबर। ठीक है, और नॉट अ नंबर के साथ कोई भी कैलकुलेशन करी जाए, ठीक है, अगर मैं बोलूँ नॉट अ नंबर प्लस 30 55, वो भी कुछ भी ऑपरेटर यूज करके इसके साथ कुछ भी करो, रिजल्ट हमेशा आएगा नॉट अ नंबर, क्योंकि इसको नंबर पता ही नहीं है, तो फिर उसके साथ कुछ भी कर लो, लास्ट में तो नॉट अ नंबर ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बुलियन, कुछ भी स्ट्रिंग लिख के, ठीक है, हेलो, तो हेलो पूरा एक बड़ा स्ट्रिंग है, अब यहाँ पे बहुत बड़ा स्ट्रिंग भी हो ना, तब रिजल्ट में क्या आना है, ट्रू या तो फॉल्स। तो जो स्ट्रिंग होता है
जिसके अंदर कुछ भी कैरेक्टर हो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे 0 लिखूं तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लिखूं या तो 1 के सिवा कोई भी वैल्यू लिख दूं, कोई भी दूसरा इंटीजर लिख दूं 0 के सिवा, तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन। हम मैन्युअली टाइप कन्वर्जन करते हैं ये, ठीक है। ये जो फंक्शन यूज करके हम टाइप कन्वर्जन करेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैन्युअल टाइप कास्टिंग। हमें मैन्युअली हमने एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट किया। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग भी होती है। तो देखो यहाँ पे दूसरी चीज जो होती है वो होती है ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग। अब ये क्यों होती है, ठीक है। तो हमने बात की ऑपरेटर्स की, ठीक है। तो ऑपरेटर्स ना ये चाहते हैं कि उनको कुछ स्पेसिफिक टाइप का ही ऑपरेंड मिले। अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करें तो जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है या माइनस का ऑपरेटर है, वो चाहते हैं कि उनको दोनों साइड नंबर मिले, ठीक है। अब स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग माइनस करने का तो मतलब ही नहीं बनता है। स्ट्रिंग में से स्ट्रिंग कैसे माइनस करोगे? तो माइनस ऑपरेटर उसके लिए बना ही नहीं है अभी तक कि जो स्ट्रिंग के बीच का कुछ माइनस कर सके। तो इसलिए स्ट्रिंग ऑपरेटर क्या एक्सपेक्ट करेगा? उसके दोनों साइड क्या मिले? नंबर ही मिले। लेकिन अगर किसी केस में किसी एक साइड या तो दोनों साइड नंबर नहीं मिलते उसको, तो वहां पे जावास्क्रिप्ट अपने आप इन चीजों को नंबर में कन्वर्ट करके बाद में वो माइनस को देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट है 55 माइनस स्ट्रिंग में लिखा हुआ है 35। तो एक साइड क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, और एक साइड हो गया 55। तो अब जावास्क्रिप्ट इस 35 को नंबर में कन्वर्ट करेगा यूजिंग सेम फंक्शन, ठीक है। बिहाइंड द सीन नंबर फंक्शन ही यूज होगा, लेकिन हमने मैन्युअली नहीं लिखा कि इसको नंबर में कन्वर्ट करो। जावास्क्रिप्ट जब भी इसको रन करेगा वो कन्वर्ट करके ही रन करेगा। तो इसको 55 और ये 35 नंबर बन जाएगा और फाइनली रिजल्ट में आएगा 20। ये 0 इसका छुप गया है। इसको यहाँ पे रन करेंगे तो रिजल्ट क्या आया? 20, ठीक है। अगर दोनों साइड मेरे स्ट्रिंग ही रह गए, ओके, तो क्या होगा? इसका भी टाइप कन्वर्ट होगा 55 नंबर बनेगा, इसका भी टाइप कन्वर्ट होगा 55, सॉरी 35 नंबर बन के 35 हो जाएगा और सेम रिजल्ट आएगा। दिक्कत क्या होगी कि जब मैं इसी एक साइड ना कुछ ऐसा स्ट्रिंग लिख दूं जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो क्या होगा? पहला 55 का तो नंबर कन्वर्जन हो जाएगा 55 नंबर में, लेकिन इसका कोई कन्वर्जन हो नहीं पाएगा। तो इसके रिजल्ट में जावास्क्रिप्ट क्या देगा? नन, ठीक है। इसके रिजल्ट में नन मिला तो 55 माइनस नन क्या आएगा? नन, ठीक है। इसलिए ऐसा कोई भी स्ट्रिंग के साथ किसी को भी माइनस करो तो नन आता है, ठीक है। देखो हमने एक और चीज देखी थी कि जब हम नंबर कन्वर्ट करते हैं और एम्प्टी स्ट्रिंग दे देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है? 0, ठीक है। तो अगर मैं ये साइड वाला जो भी स्ट्रिंग है इसमें कुछ ना लिखूं, एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूं, तो वो क्या रहेगा? 0 बन जाएगा। 55 माइनस 0 55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हुआ उसे कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन किस बेसिस पे होता है? कोई भी ऑपरेटर है उसको जो भी टाइप चाहिए, अगर वैसा टाइप नहीं मिला तभी टाइप कन्वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा। और कौन सा ऑपरेटर कौन सी टाइप एक्सपेक्ट करता है, इसके लिए ये पूरा एक लिस्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूरी एक एक्सेल है जहाँ पे सारे ऑपरेटर्स लिखे गए हैं और कितने ऑपरेटर लेते हैं, ठीक है। कल हमने बात की थी ना, कुछ ऑपरेटर होते हैं जो एक ऑपरेंड भी लेते हैं, कुछ ऑपरेटर होते हैं जो 2 लेते हैं, कुछ जो 3 लेते हैं। मोस्टली सारे 2 ही ऑपरेंड एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि भाई कितने ऑपरेंड लेता है ये ऑपरेटर। देखो इनकी बात हमने कल की थी, तो ये सब लेते हैं 2 2 ऑपरेंड। रिटर्न क्या करते हैं? नंबर करते हैं एक्सपेक्ट प्लस। जो प्लस ऑपरेटर है उसके मल्टीपल पर्पस है, वो स्ट्रिंग के साथ भी यूज हो सकता है, स्ट्रिंग को कनकेटिनेट करने के लिए। कनकेटिनेट मतलब ज्वाइन करने के लिए। तो इसकी रिटर्न वैल्यू 2 हो सकती है, या तो नंबर हो सकता है या तो स्ट्रिंग हो सकता है, बेस्ड ऑन इनपुट। इस इज पोजिशनल, ठीक है। इसका मतलब कि जो ऑपरेंड है ना उसकी पोजीशन से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसका अगर एग्जांपल दूं तो मैं 5 प्लस 3 करूं या तो 3 प्लस 5 करूं, फर्क नहीं पड़ता मेरे कौन सा ऑपरेंड पहले आता है कौन सा ऑपरेंड बाद में आता है। प्लस ऑपरेटर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस ऑपरेटर में फर्क पड़ता है। 3 माइनस 5 करूं तो अलग रिजल्ट आएगा, और 5 माइनस 3 करूं तो अलग रिजल्ट आएगा।
तो इसे क्या कहेंगे हम, इसके जो ऑपरेंड हैं वो पोजिशनल हैं, इनकी पोजीशन मैटर करती है, अगर पोजीशन बदल दी तो रिजल्ट बदल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा मतलब लिखा गया है कि कौन सा ऑपरेटर पोजिशनल है, कौन सा पोजिशनल नहीं है। फिर ऑपरेंड के डेटा टाइप क्या होंगे ये लिखा गया है। तो देखो दोनों के डेटा टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। जो प्लस ऑपरेटर है उसमें या तो दोनों नंबर होने चाहिए या तो दोनों स्ट्रिंग होने चाहिए। अगर एक नंबर एक स्ट्रिंग बनता है तो जावास्क्रिप्ट उसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेगा, सीधा स्ट्रिंग और स्ट्रिंग के बीच का कंपैरिजन कर और ये ज्वाइन कर देगा। ठीक है, बाकी के लिए नंबर नंबर होता है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, इस ऑपरेटर की हमने अभी तक बात नहीं की है। ये शॉर्ट कोड है कुछ चीज़ों के लिए, बाद में देखेंगे ये ऑपरेटर। ये क्या है, तो इसका रिटर्न वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ जहाँ पे एनी लिखा है वहाँ पे कुछ भी हो सकता है रिटर्न वैल्यू, ऐसा मानना है। अब जो असाइनमेंट है मतलब वो क्या कहाँ यूज होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कल हमने देखा था वेरिएबल को, सॉरी किसी वैल्यू को एक वेरिएबल में असाइन करने के लिए। ठीक है, इसके साथ जो बाकी के ऑपरेटर हैं वो हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं और ये कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कौन सा इनपुट लेते हैं, ये थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है इनकी कि भाई क्या ऑपरेंड क्या क्या होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लेफ्ट साइड में ऑपरेंड हो वो क्या होना चाहिए, राइट साइड में ऑपरेंड हो वो क्या होना चाहिए, और इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन है क्यों यूज होते हैं। तो ये पूरा सीट आप देख पाओगे, जो आपको पीडीएफ शेयर करूंगा वहां पे आपको ये पूरा सीट मिल जाएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन कैसे होता है और कौन से रूल से होता है। ठीक है, जब भी सही टाइप ना मिले तब ये एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी ऑपरेटर को चाहिए टाइप वैसे टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी आगे एक कंसेप्ट जिसको बोलते हैं ट्रूथी वैल्यू एंड फॉल्सी वैल्यू। ओके, कोई अलग चीज नहीं है ये। जब भी हम किसी वैल्यू को अगर बुलियन में कन्वर्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को, तो हमें रिजल्ट में ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा। इसके बेस पे बोला जा सकता है कि वो वैल्यू ट्रूथी है या तो फॉल्सी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बुलियन में मैंने लिखा हेलो, रिजल्ट में क्या मिला, ट्रू। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हेलो वो ट्रूथी वैल्यू है क्योंकि वो ट्रू में कन्वर्ट होगी। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ वो भी ट्रूथी वैल्यू है, लेकिन अगर मैंने लिखा जीरो एज ए नंबर तो वो बन जाता है फॉल्सी वैल्यू। सारे नंबर में जीरो ही है जो फॉल्सी है। ठीक है, बाकी कोई भी नंबर लिख दो, कैसा भी नंबर लिख दो, माइनस में नंबर लिख दो, प्लस में नंबर लिख दो, सब ट्रूथी नंबर है, सिर्फ जीरो ही फॉल्सी नंबर है। उसके बाद आता है अपना नल, यहाँ अनडिफाइंड, वो फॉल्सी वैल्यूज है। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू ट्रूथी है और कौन सी वैल्यू फॉल्सी है इसका सिंपल रूल है। यहाँ पे जो 6 वैल्यू दे दी गई है ना, सिर्फ वही वैल्यू फॉल्सी है, उसके सिवा की सारी वैल्यू ट्रूथी है। कहीं पे आपको जीरो दिखे वो फॉल्सी है, एम्प्टी स्ट्रिंग फॉल्सी है, फॉल्स फॉल्सी है, नल फॉल्सी है, अनडिफाइंड फॉल्सी है और नन फॉल्सी है। ठीक है, इसके सिवा की सारी वैल्यू ट्रूथी है, उनको बुलियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो ट्रू में ही कन्वर्ट होगी। ये कुछ एग्जांपल हैं जो हमने ऑलरेडी देख चुके। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं इफ कंडीशन पे। बराबर, यहां से प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक स्टार्ट होता है। अब इफ कंडीशन क्या है और क्यों है। ठीक है, तो देखो एक प्रोग्राम है वो 1 बाय 1 लाइन्स को एग्जीक्यूट करता है। हमने कल भी बात की थी 1 बाय 1 ही एग्जीक्यूट करता है। तो हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है कि भाई मान लो कि मुझे एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो अगर सुबह रन हो ना तो वो तो गुड मॉर्निंग बोले, अगर वो दोपहर को रन हो तो वो गुड आफ्टरनून बोले, अगर वो शाम को रन करे तो गुड नाइट या गुड इवनिंग बोले। ठीक है, तो ऐसे प्रोग्राम कैसे बनाऊंगा मैं कि जो हर वक्त पे अलग अलग चीज बोले। अगर मैं एक प्रोग्राम में सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दूंगा, मान लो ऐसा कोई स्टेटमेंट लिख दिया गया console.log गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट भी बोल देता हूँ यहीं पे मैं
गुड आफ्टरनून, ठीक है, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ये 3 स्टेटमेंट वाला एक प्रोग्राम लिख दिया मैंने, ये तो हर बार तीनों चीजें बोलेगा ना, कोई भी टाइम हो, इसको क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं गया जिससे ये डिसाइड होता हो कि कौन सा लाइन कब एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पे हम यूज कर पाएंगे इफ कंडीशन, ठीक है। इफ कंडीशन से हम चेक कर पाएंगे कि भाई अभी मॉर्निंग चल रहा है, आफ्टरनून चल रहा है या इवनिंग चल रहा है। ओके, एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। आज हम प्रोग्राम बनाने के लिए VS कोड का यूज करेंगे। तो मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे, सॉरी कहाँ चला गया मैं, जावास्क्रिप्ट मास्टर क्लास, इसके अंदर एक कोड का फोल्डर है। तो जब भी आप VS कोड यूज करो ना, तो ये मेरी एडवाइस है, और आपको बाद में तो ये करना ही पड़ेगा। कोई भी एक फोल्डर उठाओ और उस फोल्डर को ही पूरा VS कोड में खोलो, ठीक है। कभी भी एक एक फाइल करके VS कोड में नहीं खोलना, पूरा एक फोल्डर उठा लेना है, साइड में पूरी फाइल की लिस्ट आ जाएगी आपके पास, उसी को ही पूरा ओपन कर देना है। ये करने से आपको कुछ बेनिफिट होंगे, जैसे कि आप टर्मिनल खोलोगे ना, यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके अगर टर्मिनल खोलते हो नीचे, तो ऑलरेडी आपका जो कोड है वो इस पाथ पे आ जाएगा, और यहीं से आप फाइल बना पाओगे, 2-4 फाइलों के साथ काम कर पाओगे। तो हमेशा प्रोजेक्ट ही खोलना है, पूरा फोल्डर खोलना है, एक एक फाइल खोल के VS कोड में काम नहीं करना चाहिए। एक मैं यहाँ पे प्रोग्राम बना देता हूँ, क्या बोलते हैं, ग्रीट मी .js, ओके। इसमें मैं लिखता हूँ console.log हेलो, ऐसा लिख के प्रोग्राम एक बार रन करते हैं, नोड ग्रीट मी, और एंटर मार दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। इसने आंसर दिया हेलो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर से मैं एक आर्ग्यूमेंट लूंगा, ओके। उस आर्ग्यूमेंट में क्या आएगा कि कितने बजे हैं वो बताओ मुझे, अभी कौन सा घंटा चल रहा है, मतलब 0 से लेके 23 आवर्स के बीच में कोई भी, मतलब 23, हाँ बराबर, 0 से लेकर 23 आवर्स के बीच में कोई भी एक आवर बताओ मुझे, मैं उसके हिसाब से ग्रेटिंग करूंगा। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे वही यूज करूंगा। मैं आर्ग्यूमेंट कुछ इस तरह से दूंगा, अभी 12 बजे हैं, ओके, ग्रीटिंग्स .js में 12 बजे, एंटर मारा, कुछ नहीं हुआ क्योंकि अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूंगा और इसमें इसको बोल दूंगा मैं टाइम इक्वल टू नंबर में कन्वर्जन करेंगे, process.argv, और यहाँ पे लेंगे 2, ठीक है। टाइम को कंसोल लॉग मार के कंफर्म करते हैं कि टाइम आ रहा है हमारे पास, ठीक है, टाइम आ रहा है हमारे पास, कंफर्म हो गया। अब हमें एक चीज पता है कि हमने कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारे पास, तो जो 12 बजे हैं उस वक्त क्या बोलना चाहिए, कैसे पता लगाएंगे, हम 12 को कंपेयर करेंगे दूसरे आवर्स से, मतलब जो भी टाइम में मिला हमें उसको हम कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर करेंगे, अगर जो टाइम में मिला है वो 12 से कम है, ठीक है, 12 बजे आफ्टरनून हो जाता है ऐसा मान लेते हैं, अगर टाइम में जो मिला है वो 12 से कम है तो हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। अगर वो 6 बजे से कम है, शाम के 6 से, मतलब 18 की जगह हम 8 बजा देते हैं, 20 से कम है तो हम बोलेंगे गुड इवनिंग, सॉरी हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे क्योंकि वो दोपहर का टाइम मान लेंगे हम, और उसके बाद जो आता है उसको हम बोल देंगे गुड इवनिंग, ठीक है। तो इफ कंडीशन का सिंटेक्स क्या होता है, इफ पैरेंथेसिस ओपन करने हैं और अंदर कोई भी एक बुलियन वैल्यू जाएगी। इफ कंडीशन पैरेंथेसिस के अंदर बुलियन एक्सपेक्ट करता है, अगर हम उसको बुलियन नहीं भेजेंगे तो वो टाइप कन्वर्ट करके बुलियन बना देगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन अप्लाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे भेजना है कोई भी ट्रू या फॉल्स, ठीक है। इफ फिलहाल में सिर्फ इफ के एक, मतलब इफ कैसे काम करेगा, अगर मैं इसके अंदर ट्रू लिख देता हूँ और बाद में क्या करना है, कर्ली ब्रेसिस ओपन करके कर्ली ब्रेसिस क्लोज करना है। इस कर्ली ब्रेसिस के बीच में क्या आ सकता है,
कुछ भी स्टेटमेंट आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे console.log इनसाइड इफ, कुछ मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकते हैं, बहुत सारे आ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, इफ ट्रू, ट्रू मतलब तो ट्रू ही होता है, ट्रू है इसका मतलब ये इफ यहाँ पे रन होगी। अगर यहाँ पे फॉल्स होता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी फॉल्स ही वैल्यू मिलेगी तो ये वाले स्टेटमेंट रन नहीं होंगे। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसको अगर मैं ट्रू कर दूंगा तो दोनों स्टेटमेंट अंदर के प्रिंट हुए, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी जो चीज दिख रही है ना कर्ली ब्रेसेस के अंदर की चीज, उसको क्या बोलेंगे हम, कोड ब्लॉक। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। ये एक एक स्टेटमेंट है, ये दो स्टेटमेंट है, और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो चीज है, ठीक है, वो क्या करता है, इन सारे स्टेटमेंट को उसने ज्वाइन किया। अब वो एक ही ग्रुप के स्टेटमेंट माने जाएंगे, उसे कहते हैं कोड ब्लॉक। चलिए अभी एक कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, टाइम लेस देन 12, ठीक है, राइट साइड में क्या वैल्यू है 12, और लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि ये कोड रन होना है कि नहीं होना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड कौन सी वैल्यू आएगी, जो हम यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूँ और फिर से प्रोग्राम रन करते हैं। इस बार क्या पास करता हूँ मैं, 15। 15 क्या है, 12 से छोटा है, नहीं है, तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 5। 5 12 से छोटा है, इसको करेंगे तो क्या आया, इफ कंडीशन के अंदर गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, गुड मॉर्निंग। इफ कंडीशन, इसके अंदर गुड मॉर्निंग लिख दिया हमने। अभी क्या लिखते हैं, दूसरा इफ कंडीशन लिखते हैं। तो अगर टाइम लेस देन 18 है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, console.log, ठीक है, हम 18 तक आफ्टरनून मान के चलते हैं। तो अगर 18 से छोटा कोई भी टाइम हो तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे हम। इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई कि भाई इसने गुड मॉर्निंग भी बोला, गुड आफ्टरनून भी बोला। हाँ, अगर मैं जो आउटपुट, सॉरी क्लियर, अगर जो इनपुट है उसमें मैं सिर्फ 1 पास करता हूँ या तो 5 पास करता हूँ, और ये तो गलत हो गया, मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 पास किया, 1 लेस देन 18 हो जाता है, ठीक है। ये लॉजिक यहाँ पे ऐसे नहीं बैठेगा। इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इफ के साथ जो एल्स यूज होता है वो यूज करना पड़ेगा। तो उसको हम ऊपर से मतलब एक देख लेते हैं ओवरव्यू, ये क्या होता है। तो जब इफ हो तो एक चीज करनी है, और जब ना हो तो दूसरी चीज करनी है, ठीक है। इसमें क्या था, कंडीशन मैच हुई तो अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, बाकी बाहर जो दूसरे स्टेटमेंट है वो आगे बढ़ते जाएंगे। कंडीशन मैच होने पे क्या एग्जीक्यूट करना है वो पता है, लेकिन कंडीशन मैच ना होने पे क्या एग्जीक्यूट करना है वो नहीं पता है। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, नीचे एक एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं, और एल्स का भी एक कोड ब्लॉक होता है, ठीक है। तो अगर टाइम लेस देन 12 है मतलब मॉर्निंग है, अगर मॉर्निंग नहीं है तो क्या, ठीक है। अब ये वाली चीज पे जाएंगे, ठीक है। अगर मॉर्निंग नहीं है, टाइम लेस देन 12 है तो गुड मॉर्निंग बोल देंगे। अगर टाइम लेस देन 12 नहीं है, इसका मतलब टाइम 12 से या तो 12 होगा या तो 12 से बड़ा होगा, तो हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे। अब क्या किया हमने, इफ स्टेटमेंट में गुड मॉर्निंग लिख दिया, लेकिन एल स्टेटमेंट में हम एक और इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ टाइम लेस देन 18, ठीक है। अगर कोड आपका यहां तक पहुंच गया है, ठीक है, यहां तक एल्स तक पहुंच गया है, इसका मतलब कि टाइम में जो वैल्यू थी वो 12 से तो बड़ी थी, या तो 12 थी या तो 12 से बड़ी थी। तो अब हमें चेक ये करना है कि क्या वो 18 से छोटी है, ठीक है। तो चेक करेंगे 18 से छोटी अगर निकली तो हम करेंगे console.log गुड आफ्टरनून, ओके। अब इसको रन करते हैं हम।
इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। नोट ग्रीट मी, उसको 1 बोला मैंने, तो उसने क्या बोला, गुड मॉर्निंग, क्योंकि ये कंडीशन आ गई थी। एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। इफ एल्स में यही फर्क है, आपने इफ लिख दिया, अंदर स्टेटमेंट लिखा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एल्स नहीं लिखा है तो बाहर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। जैसे बाहर एक कंसोल लॉग लिख देता हूँ एंड, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। डिपेंड मतलब इसके अंदर इनपुट में कुछ भी पास करो, ये जो एंड वाला स्टेटमेंट है हमेशा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो किसी भी ब्लॉक के अंदर नहीं है, वो ग्लोबल। तो लाइन बाय लाइन जैसे जावास्क्रिप्ट आएगी तो इसके पास भी आएगी। लेकिन एल्स के अंदर चीजें कब जाएंगी, जब वैल्यू 12 या 12 से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। मैं वैल्यू को पास करता हूँ 12, जैसे ही 12 पास किया वो यहाँ पे गई, यहाँ पे नहीं गई, ठीक है। यही होता है ब्रांचिंग, या तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो या तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। कैसे, बेस्ड ऑन कंडीशन। अभी यहाँ पे क्या हो गया, गुड आफ्टरनून बोला उसने, इसकी जगह मैं पास करता हूँ अब, मान लो 21, 9 बजे का टाइम, उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। कोड कैसे एग्जीक्यूट हुआ होगा, ये तो कंडीशन चलो मिली ही नहीं तो यहाँ नहीं जाएगा, एल्स में जाएगा। ये कंडीशन मैच नहीं हुई क्योंकि 18 से छोटा नहीं है, तो क्या होगा, आगे का यहाँ के जो कोड होंगे इस ब्लॉक के बाहर के, वो एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, एंड बोल देगा। तो कंडीशन के हिसाब से कोई कोड ही नहीं था जो रन हो पाए। हम लिख देते हैं यहाँ पे कोड, गुड नाइट। अब इसके साथ भी क्या प्रॉब्लम है, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब जब भी वो एल्स में आएगा। इसको भी हमें क्या बोलना पड़ेगा कि भाई अगर 18 में नहीं आ रहा है, ये भी तुम्हारी कंडीशन नहीं है एग्जीक्यूट हुई, तो भाई एल्स में चले जाओ, और एल्स में हम एक और इफ कंडीशन लिखेंगे, या फिर हमें यहाँ पे इफ कंडीशन लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, हमारे केस ही 3 है, या तो गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, या तो गुड नाइट बोलना है, ठीक है। तो जब मॉर्निंग भी नहीं बोलना, आफ्टरनून भी नहीं बोलना, तो हम नाइट बोल देंगे, सीधा सीधा केस बोल देंगे, ठीक। चलिए अभी 21 डालता हूँ तो उसने क्या बोला, गुड नाइट। अगर मैं 18 डालता हूँ तब भी वो बोलेगा गुड नाइट, क्योंकि 18 को हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, 18 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब 17 तक चलेगा। इस केस में क्या यूज कर सकता हूँ मैं, लेस देन और इक्वल टू, इसका यूज करेंगे तो 18 भी इवनिंग में इंक्लूड हो जाएगा, सॉरी आफ्टरनून में इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इफ कंडीशन, कि हम किस तरह से एक वेरिएबल के बेस पे, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल है, इसकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये जो वेरिएबल दिख रहा है ना, इतनी सी चीज, वो भी क्या है, एक्सप्रेशन है, क्योंकि वो किसमें रिटर्न होता है, वैल्यू में, ठीक है। ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, उनका कंपैरिजन होना है। नॉर्मली इफ कंडीशन के अंदर कोई एक वैल्यू तो डायनामिक होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल ना लिख के कुछ और लिख दूं, इसका मतलब पक्का है 12 लेस देन 12 तो कभी नहीं बनेगा, ठीक है ना। 12 लेस देन 12 कभी नहीं बनेगा, तो ये वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर किसी इफ कंडीशन के अंदर कांस्टेंट चीजें हैं तो पक्का है कि वो यहाँ तो फॉल्स होगी, या तो मतलब या तो एग्जीक्यूट होनी है या तो नहीं। इफ कंडीशन तभी काम के जब उसमें से कोई भी एक चीज डायनामिक रहे। अब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये लिखने का एक और तरीका है, जिसे कहते हैं एल्स इफ, ठीक है। जब हमें एक कंडीशन, मतलब कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे 3 में से कुछ एक चीज करनी है, हमें 3 की बात नहीं कर रहा, मल्टीपल चीजें हैं मान लो, ठीक है। लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट या मल्टीपल कोड ब्लॉक में से सिर्फ एक ही ब्लॉक है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है मुझे, बाकियों को एग्जीक्यूट नहीं करना। जैसा कि हमारा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट वाले केस में था, या तो हम मॉर्निंग बोलेंगे, या तो आफ्टरनून, या तो नाइट ना, तीनों एक साथ, या तीनों में से दो एक साथ तो कभी नहीं हो सकते। तो ऐसे केस में एल्स इफ का यूज करना चाहिए। एल्स इफ कैसे लिखा जाता है, सिंपल है, हमने यहाँ पे जो लिखा है ना वो एल्स इफ ही है, ठीक है। लेकिन बस उसमें हमने वो चीज यूज नहीं की है, हमें बस इसके कर्ली ब्रेसेस निकाल देने हैं एल्स के, और इफ को एल्स के साथ ज्वाइन कर देना है। अब क्या बन गया, ये एल्स इफ स्टेटमेंट। कैसे एग्जीक्यूट होगा, इफ अगर ये नहीं है और ये है, ठीक है, इफ लास्ट में तो,
और लास्ट में तो एल्स स्टेटमेंट है ही। तो ये बन गया इफ एल्स। इसको मैं रन करूंगा, सेम ही आउटपुट आना चाहिए। 12 आफ्टरनून हो गया, 5 मॉर्निंग हो गया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ थे हम? दो इनपुट ले रहे हैं हम, ए और बी। बी इनपुट के लिए यहाँ पे 2 की जगह 3 करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चेक करवाना है? इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन? 2 नंबर हैं, सिंपल सी हो जाएगा। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो बोल दो ए इज बिग ग्रेटेस्ट, GR। ठीक है, ग्रेटेस्ट का स्पेलिंग क्या हो जाता है? ठीक है, ग्रेटेस्ट। ए सबसे बड़ा है, एल्स बी सबसे बड़ा है ना? नंबर में ही 2 नंबर हैं, तो इनके बीच में क्या ही बड़ा हो सकता है? नहीं, ग्रेट नहीं, ग्रेटर देन 2। पहला नंबर 5 बोलते हैं, दूसरा नंबर 6 बोलते हैं। इस केस में क्या होगा? 6 सबसे बड़ा है, बी बड़ा है। ठीक है, 5 को 50 बोल दिया, ए बड़ा है। अब इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके एक तीसरा इनपुट ले लेते हैं। 4 नंबर में इनपुट आ जाएगा सी। ओके, ए बी सी में कौन सा बड़ा है ये हमें फाइंड करना है। तो क्या होगा? पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, ए बी में कौन कौन बड़ा है। इसमें से जो बड़ा है ना उसको हम सी के साथ कंपेयर करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, पहले ए और बी की बात करेंगे, ए और बी में से जो जीता उसको तीसरे से लड़वाएंगे, बराबर? ठीक है, ए बी की बात यहाँ कर रहे हैं हम। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या करना है? किसी को बड़ा बोल नहीं देना अभी, ए बी से बड़ा है इतना ही पता लगा है। तो क्या करेंगे हम? इफ कंडीशन और लिखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन सी ऑल्सो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? ए सबसे बड़ा है। ए को बी से बड़ा होना पड़ेगा, ए को सी से भी बड़ा होना पड़ेगा, तभी ए सबसे बड़ा है। और अगर हमें पता लगा कि ए सी से बड़ा नहीं है, ठीक है, ए बी से तो बड़ा है लेकिन सी से बड़ा नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन? सी। ठीक है, अब ये एल्स कंडीशन में क्यों आएगा? जब बी बड़ा होगा तब। ठीक है, तो जब ए बड़ा था तो हमने ए को सी से लड़वाया, अब जब बी बड़ा है तब हम बी को सी से लड़वाएंगे। इफ बी ग्रेटर देन सी, अगर बी उससे भी बड़ा हो जाता है तो बी बड़ा है, वरना कौन बड़ा है? सी बड़ा है। ठीक है, जैसे टूर्नामेंट होती है वैसे ही हमने टूर्नामेंट करा दी है। ए को पहले बी के साथ भिड़ाओ, इनमें से जो जीतता है वो सी के साथ भिड़ेगा, बराबर? इसको एग्जीक्यूट करते हैं। 55, 6 और 66, इनमें सबसे बड़ा कौन है? सी। सी बड़ा है 60, 600। ठीक है, बी को बोल दिया 600, बी सबसे बड़ा है, आंसर बी आना चाहिए। बी आ गया। 5, 6 और 66। ठीक है, 5, 1, 2, 5, 2 और 3, इनमें कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, मतलब ए बड़ा है, ए सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 नंबर का किया है हमने कि 3 नंबर में सबसे बड़ा कौन है, आपको होमवर्क में एक्सरसाइज में करना है कि 4 नंबर में सबसे बड़ा कौन है। ओके, आपको यहाँ पे इनपुट में 4 नंबर लेने हैं और ABCD कौन बड़ा है वो देखना है। सीधा टूर्नामेंट वाला ही कामकाज करना है, आपकी इफ कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी बस।